हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 27 मई और आज की इस वीडियो में हम 27 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिए हैं ना, दोनों मैराथन, जिसमें कि एक तो जनवरी से दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर है, पूरा एक साल के 250 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और एक जो पहले मैंने अपलोड कर दिया था जनवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपके दो पार्ट में बीते एक साल के 150 से अधिक प्रश्न, मतलब जनवरी और अप्रैल वाले में तो मैंने 270 क्वेश्चन कवर कराए थे ना, तो दोनों वीडियो मिला करके दिए आप देखोगे तो आपके 500 से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। 26 मई को हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो WHO के प्रमुख ये टेड्रोस अदानोम तो थे ही, इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। और यूएई में मंकी पॉक्स का पहला मामला देखने को मिला है। भारत अभी हाल ही में यूएस इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना में शामिल होने जा रहा है। आईआईटी मद्रास भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए इंडियन रेलवे के साथ समझौता कर लिया है। अभी हाल ही में वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को 54 प्लेस पर रखा गया है। इसमें टॉप पर रहा है जापान। और जो एमएसएमई मिनिस्टर है नारायण राणे, इन्होंने नई दिल्ली में खादी के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। 25 मई को थायराइड दिवस मनाया जाता है। और टाइम मैगजीन के द्वारा सबसे ज्यादा 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में जो 3 भारतीय शामिल है, ये है गौतम अडानी, करुणा नंदी और खुर्रम परवेज। तो आज का हमारा पहला इंटरनेशनल जो क्वेश्चन निकल करके सामने आया है, ये है कि इंटरनेशनल या नेशनल भी आप इसे कह सकते हैं, इंटरनेशनली ये रिलेटेड है, मैं आपको एक्सप्लेन करके अभी बताऊंगी। हाल ही में सरकार ने किस तेल के आयात कर पर प्रतिवर्ष 20 लाख टन की छूट दी है। तो ये भी हाल ही में छूट दी है कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी दोनों के ही आयात पर, यानी कि 20 लाख टन यदि आता है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, आयात कर पर इसे छूट दी जा रही है। अब थोड़ा सा आप समझेंगे इस मैप के थ्रू। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना पाम ऑयल के बारे में। सबसे ज्यादा पाम ऑयल कहाँ होता है, ये आपका इंडोनेशिया और फिर मलेशिया वाले क्षेत्रों में होता है। दूसरा सबसे ज्यादा होता है यूक्रेन और रशिया वाले क्षेत्र में। पाम ऑयल का इस्तेमाल बेकरी जैसी चीजों में, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। भारत अच्छी खासी मात्रा में इसका इंपोर्ट विदेशों से करता है ना। तो मोस्टली तो ये इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों पर डिपेंड था भारत। तो अभी इंडोनेशिया ने क्या किया था कि ये जो पाम ऑयल है इसके निर्यात पर टैक्स लगाया था कि यदि हम निर्यात करेंगे तो इस पर टैक्स भी ऐड किया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा था कि तेल की कीमतों में महंगाई या आसमान ही छू रही थी, जिसके बाद से इसका इंपोर्ट भारत ने सोचा कि भाई दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, रशिया और यूक्रेन वाले क्षेत्र से। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी कुछ काम का आया नहीं, क्योंकि उस समय जो हिंसा चल रही थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो भारत की तरफ से तो दोनों ऑप्शन गए कि भाई हम इंडोनेशिया से भी नहीं मंगा सकते और फिर रशिया वाले क्षेत्र से भी मंगाना अभी सही नहीं है। तो पाम ऑयल का ऑप्शन यहाँ से कट जाता है। भारत दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कोई तेल मंगाता है तो ये है सूरजमुखी का तेल। और तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में मंगाता है ये है सोयाबीन का। ठीक है, तो पाम ऑयल के ऑप्शन को तो यदि आप छोड़ो, सूरजमुखी और सोयाबीन की यदि हम बात करें, जो मैं आपको पाम ऑयल बताई हूं ना, ये आपके मलेशिया और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से रिलेटेड हो जाएगा। पाम ऑयल के लिए डिपेंड है भारत इसी के लिए। जो मैंने आपको रशिया यूक्रेन वाला बताया है, इस पर डिपेंड है भारत सूरजमुखी के तेल के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भारत पाम ऑयल, फिर उसके बाद सूरजमुखी और फिर सोयाबीन का तेल मंगवाता है। तो पाम ऑयल अभी इंडोनेशिया से क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इंडोनेशिया ने उस ऑयल का, आप कह सकते हैं कि ताड़ के तेल का प्रयोग अपने ईंधन के रूप में करना इसने शुरू कर दिया था। क्योंकि वैश्विक मार्केट में यदि हम देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत ये बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, रीजन तो ओपेक ही है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसने फैसला किया कि लॉकडाउन में भाई हमारे मतलब अरेबियन कंट्री से जो तेल निकलता है वो निकला नहीं उतनी मात्रा में, गाड़ियां सारी बंद थी लॉकडाउन के दौरान, तो अब उद्योग धंधे और व्हीकल सारी पटरियों पर दौड़ रही है। तो ऐसे में इसने अपनी कीमतें बढ़ाने का फैसला किया, जिसका जो प्रभाव है ना, ये लगभग सभी कंट्रीज पर पड़ रहा था। तो जैसे भारत में ऐसा नहीं है एथेनॉल ब्लेंडिंग कि 80% पेट्रोल यूज करो तो 20% एथेनॉल, जिससे कि हमारा 80% ही फ्यूल इस्तेमाल होगा, 20% का जो यूज है हम भारत के ही, या आप कह सकते हैं एथेनॉल तो समझ रहे हो ना आप, गन्ना हो गया या कृषि अपशिष्ट, इन सभी से
एथेनॉल निकलता है। तो 20% आप एथेनॉल यूज करें और 80% वैसे फ्यूल, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग। सेम उसी तरह से इंडोनेशिया ने भी सोचा कि भाई हमारे यहाँ इतना ज्यादा ताड़ का ये जो वृक्ष है, इसका इस्तेमाल कहाँ हम करें, इसका इस्तेमाल हम फ्यूल में कर लेते हैं। तो ताड़ के तेल का इस्तेमाल ये बतौर फ्यूल के रूप में कर रहा था, तो अन्य कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी बीते दिनों में क्या देखा गया है कि 8 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं थी भारत में जितने की अभी देखने को मिली है। यहाँ पर चीजें लिखी भी हुई हैं। तो अभी यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंटरनेशनली जो चीजें चल रही हैं, इसका प्रभाव लगभग आसपास की सभी कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल और अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन यहाँ से सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल का आयात करता है। ये मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया है कि कहाँ से क्या मंगाता है। अभी हाल ही के दिनों में भारत ने पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम करी, फिर उज्ज्वला योजना के तहत मतलब कि जो गैस टंकीज है वो भी थोड़ा सा 200 रुपए की राहत दी गई है। अब सरकार ने फैसला किया है कि 1 जून से ना ये चीनी का निर्यात प्रतिबंध कर देगा। चीनी अच्छी खासा मात्रा में होता है भारत में, तो चीनी नहीं भेजेगा विदेशों में। अभी गेहूं के निर्यात पर भी इसने प्रतिबंध लगाया है। तो भारत अभी कुछ फैसले कर रहा है। अब इसे चुनावी एजेंडे के भी नजरिए से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई चुनाव होने हैं 2024 में, ज्यादा समय बाकी नहीं। तो रणनीति कुछ यही कहती है कि किसी तरह से अब हाईलाइट होने ही है मुद्दे, आए दिन हम कुछ यही न्यूज पढ़ेंगे। अब ये वाली जो न्यूज है ना कि जोस रमोस रमूस हार्टा ये पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। बीते 2 दिनों से ये मैं क्वेश्चन देख रही थी, लेकिन मैं सोची कि ऐड नहीं करते, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। एटलीस्ट मैं आप लोगों को पूर्वी तिमोर की लोकेशन ही दिखा सकती हूँ उस क्वेश्चन के माध्यम से। यदि आप देखो ना, तो अभी हमने ये डिस्कस किया था ना, ये मलक्का स्ट्रेट, ये आपका मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है ना, ये मलक्का स्ट्रेट है। अब इसी से थोड़ा आप आगे आगे आओगे ना, तो ये आपका पूरा ओसेनिशिया वाला क्षेत्र है, जहां ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के पास ही आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये है ईस्ट तिमोर। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ। ईस्ट तिमोर यानी कि वही पूर्वी तिमोर। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? दिल्ली। दिल्ली इसकी कैपिटल हो जाएगी। अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। थोड़ा सा ना आसपास की लोकेशन भी आप देख लो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो वैसे मैं आप लोगों को बताते ही रहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के भी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, एंथनी करके कुछ नाम है ना। अब पापुआ न्यू गिनी, सबसे ज्यादा भाषाएं दुनिया में कहाँ बोली जाती हैं? ये पापुआ न्यू गिनी में ही बोली जाती है। और पापुआ न्यू गिनी के पास में ही ना यह एक सोलोमन द्वीप समूह है, जिस पर अभी हाल ही में निगरानी रखने का काम कौन कर रहा है? चाइना, क्योंकि अधिकार ही सोलोमन की सरकार ने चाइना को दे दिया। थोड़ा सा यहाँ फिलीपींस की तरफ यदि आप देखेंगे, तो एक मैगी चक्रवात यहाँ हाल ही में चर्चे में रहा था। ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग पाई गई थी सुलावेसी द्वीप में, और यहाँ एक माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी चर्चे में था, जहां विस्फोट अभी हाल ही में हुआ था। ठीक है, आसपास की लोकेशन से हमने कुछ डिस्कस कर लिया है। अच्छा, प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, तो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट यून सुक योल बने हैं। तुर्कमेनिस्तान के भी अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? सरदार बुर्दी मुहदोब, ऐसा करके कुछ नाम था। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति ये भी हाल ही में कौन बने थे? गैब्रियल बोरिक। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद के लिए हाल ही में श्रीलंका ने भारत से कितने रुपए की कर्ज की मांग की है? तो श्रीलंका इस समय आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है, और ऐसे में पेट्रोलियम उत्पाद के लिए इसने भारत से अभी हाल ही में 500 मिलियन डॉलर के डिमांड की है ना। क्योंकि देखो, अब कितना भी ये चाइना चाइना कर लिया अभी बीते 1-2 सालों में, लेकिन अंत में इसे भारत ही याद आ रहा है। तो यहाँ पेट्रोल की जो कीमतें हैं। अच्छा, आर्थिक आपातकाल का कारण तो मालूम है ना। देखो, श्रीलंका में ना मोस्टली जो इनकम का सोर्स है ये पर्यटन ही है। अभी लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना काल आया, ऐसे में प्रभावित रहा है श्रीलंका, क्योंकि टूरिस्ट आ नहीं रहे थे पूरी तरह से, और ये कर्जे में भी डूबा हुआ था ना, पहले से कर्जे में डूबा हुआ था। और इस कारण फिर ये जो चीजें वो बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन, ये हो गई श्रीलंका के साथ। आर्थिक आपातकाल लगा, फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे महिंद्रा राजपक्षे, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से नए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे बने हैं। ठीक है, तो आर्थिक संकट के बीच में इसने भी हाल ही में ना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। और वैसे आपातकाल लगा था, आपातकाल लगने के बाद दूसरी बार इसने कीमतों में बढ़ोतरी की थी। तो इसके बाद से अभी भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस मामले में हमें मदद करें, ताकि जो बेसिक नीड होती है पेट्रोलियम उत्पाद की, ये तो हम पूरी कर सकें। ठीक है,
तो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल हो जाएगी कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्रीलंकाई रुपी करेंसी हो जाएगी। गोटबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। महिंद्रा राजपक्षे ये तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे रनिल विक्रमसिंघे। एक एक्सरसाइज है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने किस द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर एक्सरसाइज, जो कि अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों की नेवी के बीच में आयोजित किया गया है। बांग्लादेश की लोकेशन देखोगे ना, तो देखिए कौन कौन से राज्य इससे सीमा साझा कर रहे हैं। यहाँ मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, ये सभी इससे सीमा साझा कर रहे हैं। बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी ये ढाका, करेंसी हो जाएगी टका, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की हो जाएंगे शेख हसीना। और संप्रति एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। एक चटगांव या चट्टोग्राम आप कह सकते हैं, चटगांव पोर्ट चर्चे में था यहाँ, जिसके उपयोग को लेकर के अभी हाल ही में बांग्लादेश ने मंजूरी दे दी है किसे, भारत को। और इसके अलावा आप क्या रिलेट करेंगे, लगभग 56 साल बाद हल्दीबाटी चिल्हाटी रेलवे मार्ग, हल्दीबाटी चिल्हाटी रेलवे मार्ग यहाँ ओपन हुआ। हाल ही में इसने अपनी आजादी के 50 वर्ष पूरे किए 2021 में, क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान है ना, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के बाद ही एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इसने अभी हाल ही में भारत और अपने बीच यानी भारत बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर सर्विस की शुरुआत की, जिसका नाम था मिताली एक्सप्रेस। इसके पहले दो कौन था, बंधन और मैत्री। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। जो भी क्वाड की अध्यक्षता है ना, ये जापान के टोक्यो में की गई है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में जस्ट मैंने बताया है। और कोंकण एक्सरसाइज जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है। एक अजय वॉरियर एक्सरसाइज भी है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित की जाती है। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी है, ये बन गए हैं गब्बर। गब्बर यानी कि शिखर धवन। ये पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं और आईपीएल में 700 चौके लगा करके एक नया कीर्तिमान इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इसके बाद फिर डेविड वार्नर है और इसके बाद विराट कोहली है। डेविड वार्नर 577 चौके और 576 चौकों के साथ विराट कोहली तीसरे स्थान पर रहे हैं। रोहित शर्मा, तो देखो टी20 की कैप्टेंसी किसने छोड़ी, विराट कोहली ने। तो टी20 की कैप्टेंसी अब किसके हाथ है, रोहित शर्मा के हाथ है। आर अश्विन, तो आर अश्विन के से रिलेटेड क्या हमने पढ़ा था हाल ही के दिनों में, रिटायर्ड आउट, पहले रिटायर्ड आउट खिलाड़ी ये आर अश्विन बने थे। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एशिया की, दुनिया में सबसे ज्यादा तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, एशिया में कौन हो जाएंगे, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना की जो परियोजना थी इसे रद्द कर दिया है? तो ये पूरा मुद्दा है राजस्थान से रिलेटेड। अब देखो नदी जोड़ो परियोजना की आप बात करें ना, तो आप जानते हैं भारत की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये है केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो अभी जो बजट पेश किया गया था इसमें नर्मदा और ताप्ती, हालांकि जो ताप्ती है ये नर्मदा की ही सहायक नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी को जोड़ने के लिए ये परियोजना थी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में इस परियोजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। इसे रद्द कर दिया गया, क्यों रद्द किया गया, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी है ना इसका लगातार विरोध कर रहे थे। विरोध करने का ये कारण था कि भाई नदी जोड़ो परियोजना के तहत इनके कुछ घर है खाली कराए जाएंगे या इनके विस्थापन का चांस इससे हो सकता है, जिसके कारण ये विरोध हो रहा था। ये जो परियोजना थी ना, वैसे इसे 2010 में मंजूरी मिली थी। 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ये परियोजना थी। मतलब कि उस समय ना केंद्र सरकार हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र, इनके बीच में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। इस लिंक परियोजना में जो उत्तरी महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र है ना, तो आपका उत्तरी महाराष्ट्र, ये दक्षिणी गुजरात, इसमें 7 जलाशय शामिल थे जिसे कनेक्ट किया जाना था। लगभग 395 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर ही है, इसे मतलब इसके छोटे छोटे रास्तों को सिंचित किया जाना था, है ना। तो अब ये जो कुल मिलाकर की परियोजना थी ये रद्द कर दी गई थी। आदिवासी जो नेता है इनका ये कहना था कि इन्हें
इस योजना के माध्यम से विस्थापित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने महानदी परियोजना सुनी होगी ना ओडिशा में। ओडिशा में भी जब हीराकुंड बांध रहा था तो बांध बन रहा था, जो कि सबसे बड़ा नदी बांध है भारत का, है ना? तो उसके बनने के दौरान भी वहाँ काफ़ी सारे घर के लोगों को विस्थापित किया गया था, घर खाली कराए गए थे। अभी भी उनका कोई ठिकाना नहीं है, इतने समय हो गया जबकि उसे बने हुए, है ना? तभी तो मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अभी पिछले साल। याद आया कुछ? तो आदिवासियों के विरोध के चलते ये जो परियोजना है ये रद्द की गई है। अच्छा, ये राजस्थान है और मैप लगा हुआ है कहाँ? गुजरात का। मैंने गुजरात ही बोल दिया है क्या? एक सेकेंड में इसे अभी मॉडिफाई कर देती हूँ। गुजरात से रिलेटेड है, माफ कीजिएगा, गुजरात ही है, राजस्थान नहीं होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश से, गुजरात से होगा। फिर मुझे एडिट करना पड़ता है, फिर यूट्यूब से ना कट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी हो जाती है गलती बोलने में। हम दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और जुबान से कुछ और बोल देते हैं। तो ये आपकी परियोजना ना ये गुजरात से रिलेटेड हो जाएगी। नर्मदा नदी ना ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलते हुए थोड़ा इसका हिस्सा महाराष्ट्र में लगता है, फिर ये गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में जाकर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ताप्ती नदी के किनारे ही जो सूरत है ना आपका, गुजरात का जो शहर है सूरत, ये इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी इसके सिमिलरली यहीं आकर के गिर जाती है। क्वाई परियोजना ये आपका ताप्ती नदी पर ही है। गुजरात ना ये नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि वायु शक्ति सूचकांक यानी कि दुनिया की सबसे पावरफुल वायु सेना कौन सी है, इस पर बेस एक लिस्ट जारी की गई जिसमें कि भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। टॉप पर अमेरिका, फिर रशिया और भारतीय वायुसेना को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है ना? अच्छा, एक और रिपोर्ट कुछ समय पहले रिलीज की गई थी कि सैन्य व्यय के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो अमेरिका, जो कि अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है। इसके बाद चाइना था और इसके बाद भारत का स्थान रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया कब जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी एक ऑपरेशन देवी शक्ति आप रिलेट कर लो, जो कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। मैं यहां लिख देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति और ये यूक्रेन वाले क्षेत्र में ऑपरेशन गंगा, दोनों याद रखेंगे। साइबर सिक्योरिटी के मामले में साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया। यूएसए टॉप पर था, इंडिया 10वें स्थान पर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर था, भारत चौथे स्थान पर रहा है। स्टील उत्पादक देश सबसे बड़ा चाइना रहा और दूसरे स्थान पर इसमें भारत रहा था। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली भारतीय कंपनी है जो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बन गई है ना? मतलब कि अब घरेलू गैस का व्यापार भी ये करेगी ये कंपनी, और ऐसा करने वाली भारत की पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई है। कृष्णा गोदावरी ब्लॉक से इन्होंने यह व्यापार है जो ये शुरू कर लिया है। ठीक है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की यदि मैं बात करूं, इसकी स्थापना 1956 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। शशि शंकर एमडी सीईओ हो जाएंगे। इसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं ना, तो ये भी हाल ही में अलका मित्तल बनाई गई थी। इनका नाम भी आप रिलेट करके याद इसमें रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये भी अभी चर्चे में था क्योंकि हाल ही में इसने गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है गुजरात में बायो एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न, संगीत अकादमी द्वारा 2022 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो 2020, 21, 22 3 साल के लिए प्रोवाइड कराए गए। 2022 का पूछा जा रहा है, तो 2022 से JJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी इन्हें सम्मानित किया गया है। 2020 के लिए नेवली आर संतागोपालन को। फिर 2021 का है मृदंगम ये तिरुवरूर और लालगुड़ी को। JJR कृष्णन, विजय लक्ष्मी इन्हें 2022 के लिए।
तो 2022 का मैंने ऐड किया है, इमेज मुझे नहीं मिल पाई है। और ये संगीत अकादमी द्वारा ये पुरस्कार है जो ये प्रोवाइड कराया जाता है। अभी हाल ही के दिनों में व्यास सम्मान इस साल का किसे मिला, तो असगर वजाहत को मिला था। और ना इसके पहले किसे मिला था, शरद पगारे को मिल चुका है। फिर नीलमणि फूकन और नीलमणि फुकन और दामोदर माउजो, इन्हें व्यास सम्मान 56वां, व्यास नहीं, ज्ञानपीठ अवार्ड क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें ही मिला था। अगला प्रश्न है, विजय सिंगला जिन्हें अभी हाल ही में करप्शन के आरोप में कैबिनेट ने बर्खास्त किया है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो 1% वाले नेता, काफी ज्यादा मीम वायरल हो रहे हैं इनके। ये पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर थे जिन्होंने ठेके के लिए अधिकारियों से 1% कमीशन की मांग की थी, और ये प्रूव भी हो चुका है, इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, जिसके बाद से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है, कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में भगवंत सिंह मान बनकर के आ गए हैं, और आम आदमी पार्टी से है ना ये। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क है जो ये स्थापित किया गया है। ठीक है, और कुछ चीजें, चंडीगढ़ में फिर रॉक गार्डन है, नेकचंद ने बनवाया था। अमृतसर यही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये भी यहीं से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। पश्चिम बंगाल में तो नारदा स्टिंग ऑपरेशन चर्चे में था चुनाव के दौरान, है ना। असम में पहला हाइड्रोजन प्लांट, और गुजरात में भारत का पहला डायनासोर पार्क आप रिलेट कर सकते हो। मैंने कल आपसे क्या पूछा था कि हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं, तो जॉन ली इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है, फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लेकर के फीडबैक जरूर दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।